नमस्ते। आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में अलका मैम ने जालंधर की गुप्त यात्रा का वृतांत सुनाया। मैं मंत्रमुग्ध हूं और मैम ने स्वयं स्वीकार किया है, राशील और आप मेरे लिए विशेष हैं। आज रात मैं उनकी सेवा कर रही हूं और मुझे पता चलता है कि मेरे और राशील के लिए उनके मन में विशेष स्थान क्यों है। मैम कहती हैं, परोपकार के पीछे भी व्यक्ति के कुछ न कुछ स्वार्थ होते हैं। किसी दिन मैं आपको अपने इतने निकट रखने का कारण भी बताऊंगी, लेकिन आज राशील की कहानी पूरी होती है। आप सुनेंगे 20 साल पुरानी कहानी, जब पराग 13 साल का था और एक विवाह समारोह में गया था। बचपन का पहला प्यार। कैसे पराग ने 9-10 साल की अत्यंत सुंदर लड़की राशील को पहली बार देखा और उस पर मोहित हो गया। बुआ की प्रतिज्ञा। उस रात पराग ने बुआ से कहा था, बड़े होने पर मैं इसी के साथ विवाह करूंगा, और मैम ने वादा किया था, मैं राशील और तुम्हारा विवाह होना सुनिश्चित करूंगी। अब 14 साल बाद पराग अपनी बुआ को कॉल करता है, बुआ, मुझे राशील अभी भी स्मरण है। अब आप अपनी बात पूरी करो और मेरा विवाह राशील से करवाओ। मैम बताती है कि पराग आज भी राशील के विचार पर अडिग है और इसीलिए वो राशील को वापस पाना चाहती है। यह एपिसोड अलका मैम की परोपकारिता के पीछे के व्यक्तिगत कारण को उजागर करता है और उनके मिशन को एक गहरा भावनात्मक आधार देता है। एक बुआ की प्रतिज्ञा और एक बचपन का प्रेम। प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे एपिसोड 24, बुआ की प्रतिज्ञा और बचपन का प्रेम, मेरा विशेष स्थान। अलका मैम जालंधर यात्रा में राशील के मम्मी पापा से हुई चर्चा एवं वृतांत बताकर चुप हो गई हैं। मैं मंत्रमुग्ध सी यह सब सुन रही हूँ। उनका चुप होना मुझे अप्रिय व्यवधान लगा है। ऐसा अप्रिय जैसे विराट कोहली की सेंचुरी को 4 रन और चाहिए हो, तभी वर्षा होने से खेल रुक जाए। मैंने अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण रखा है। मैम, कदम कदम पर आपने राशील की सहायता ऐसे की जैसे कोई समझदार माँ ही अपने बच्चे की कर पाती है। मैम पर मेरी आस्था निशंक हो गई है। मेरा विवाह नहीं करना और मेरे अपने बच्चे नहीं होना, इस बात में अच्छाई ये रही है कि मैं आज के सभी युवाओं को अपना ही बच्चा होना देखती हूँ। इनमें भी राशील और आप मेरे लिए विशेष हैं। मैम ने राशील सहित मेरे लिए विशेष अनुराग होना स्वीकार किया है। मैं उनके लिए अपना विशेष होना अनुभव करती रही हूँ। जब उन्होंने कहकर यह बताया तो मेरे मन में उनके लिए असीम आदर और श्रद्धा का भाव उमड़ आया। सेविका उनकी आदत से परिचित है, अतः वो ट्रे में 2 गिलासों में ड्राई फ्रूट्स वाला दूध ले आई है। हम दोनों ने मौन रहकर छोटे छोटे घूंट भरकर दूध पिया है। मैम शायद आगे की घटनाओं को शब्द प्रदान करने के बारे में सोच रही हैं, जबकि मेरे मन में जिज्ञासा है कि राशील तो उनकी रिश्तेदार होने से उनकी विशेष प्रिय है। मुझे किस कारण से अलका मैम ने यह विशेष स्थान दिया हुआ है। मैं सोच रही हूँ, जब राशील की आप बीती वृतांत वे पूरी बता देंगी तब मैं उनसे पूछूंगी, मैम, मुझे आपने किस कारण से अपने हृदय में विशेष स्थान दिया हुआ है। हम दोनों उठकर फिर मैम के शयन कक्ष में आए हैं। वहां अलका मैम वॉशरूम में गई हैं। तब मैंने अपने वस्त्र बदलकर नाइट सूट पहना है। वास्तव में मैम ने अपने विशाल साइज के वार्डरोब में राशील और मेरे लिए इस तरह के वस्त्र रखे हुए हैं। अतः हम जब उनके बुलाने पर रात्रि विश्राम के लिए आते हैं तब हमें अपने साथ नाइट सूट, टॉवल और स्लीपर्स आदि नहीं लाना होता है। अलका मैम आकर बेड पर लेट गई तो उनके बिना कहे ही उनके हाथ पांव दबाने लगी हूँ। उन्होंने मुझे रोका नहीं है, बल्कि कहा है, वाणी, राशील भी मेरी ऐसी ही सेवा किया करती है। आप जैसी परोपकारी नारी के लिए ऐसा करते हुए आज मुझे लग रहा है जैसे मैं मां सरस्वती की सेवा कर रही हूँ। मेरी बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वाणी, मालूम है क्या, परोपकार के पीछे भी व्यक्ति के कुछ न कुछ स्वार्थ होते हैं। मेरे अपने बारे में कहूँ तो मुझे अपने आदर और प्रतिष्ठा से बहुत प्रसन्नता मिलती है। ये परोपकार के फल में मुझे बहुत मिला करते हैं। आप और राशील की सहायता करने के पीछे इसके अतिरिक्त भी कारण हैं। राशील के बारे में सुनते हुए आप समझ ही रही होंगी, किसी दिन मैं आपको अपने इतने निकट रखने का कारण भी बताऊंगी। अलका मैम स्वयं ही मुझ पर विशेष अनुराग के बारे में बताने की सोच रही हैं। उनकी स्पष्टवादिता का गुण भी अनुकरणीय है, अन्यथा कौन अपने परोपकार के पीछे की छुपी अपेक्षाएं कहता है। मेरा मन अपने बारे में सुनने का भी हुआ है, मगर अभी मैं यही चाहती हूँ कि मैम राशील की कथा पूरी करें। मैम, आपके प्रदत्त विशेषाधिकार के बारे में जानने के लिए मुझ में धैर्य रहेगा।
अभी तो मैं राशील की ही कहानी पूरी सुन लेने के लिए अधीर हो रही हूँ, मैंने अपनी रुचि बताई है। देखो, नींद लगने के पहले आज मैं कितनी सुना पाती हूँ, अलका मैम ने कहा है। उन्होंने कहना आरंभ किया है। मैं बारी बारी से उनके पैर, हाथ और जब वे करवट करती तो पीठ और कंधे दबाते हुए सुन रही हूँ। इसे सुनना से अधिक देखना कहना उपयुक्त होगा, क्योंकि उनके बताने से मेरी आंखों के सम्मुख क्रमबद्ध गतिशील चित्र उपस्थित होते जा रहे हैं। 20 वर्ष पहले अलका मैम के भाई के क्रमशः पराग एवं स्वप्निल 2 वर्ष छोटे बड़े बेटे हैं। उनके जन्म से ही वे मैम को अत्यंत प्रिय हैं। जब जब भी पराग एवं स्वप्निल भारत आते, मैम सब काम छोड़कर उनकी इच्छाओं की पूर्ति में जुटी रहती हैं। वे भी अपनी मां को छोड़कर बुआ बुआ की रट लगाए रहते और मैम के साथ ही सोते खेलते हैं। एक बार मैम के भाई का परिवार जब भारत आया तब पराग उनके साथ वापस नहीं गया है। उस समय ये तय हुआ है वो 1 माह बाद जब उसके नाना नानी अमेरिका जाएंगे तब उनके साथ वापस जाएगा। उस समय पराग की उम्र 13 वर्ष है। वह भारत में विवाह का मौसम है, तब नित दिन विवाह हो रहे हैं। ऐसे ही एक विवाह के निमंत्रण पर नाना नानी और अपनी बुआ अलका मैम के साथ पराग भी गया है। पराग अपनी बुआ, जो 38 वर्ष की होने पर भी अविवाहित हैं, के साथ हो रहे विवाह का भरपूर आनंद उठा रहा है। वो पंजाबी संगीत पर झूमता नाचता और बफे में सजे एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजनों को खाने का आनंद उठा रहा है। अमेरिका में ये सब उसे इतने सहज नहीं मिलते हैं। वो नाचता तो अलका बुआ से साथ नाचने को कहता और उससे कुछ खाना होता तो अलका का हाथ पकड़कर गार्डन के उस हिस्से जिसमें बफे सजा हुआ है पहुंच जाता है। ऐसे ही एक अवसर पर जब अलका अपनी प्लेट में मलाई पनीर की सब्जी लेकर वापस लौटी तो उन्होंने पराग को वहां नहीं पाया जहां छोड़कर वे बफे टेबल पर गई थी। तब उनकी पराग को खोज रही दृष्टि ने गार्डन के दूसरे कोने में गई है। वहां वह भोजन ग्रहण करते हुए दिखाई दिया है। जब वे उसके पास पहुंची तो उन्होंने पाया पराग उनकी उपस्थिति से बिल्कुल ही अनभिज्ञ, कुछ देखने में तल्लीन है। अलका मैम ने उसकी दृष्टि का पीछा किया तो देखा कि वहां 9-10 वर्ष की एक अत्यंत ही सुंदर लड़की आइसक्रीम खा रही है। उसके माँ पिता भी उसके साथ हैं। अलका मैम उन्हें पहचानती हैं। वे जलंधर के हरभजन और हरबिंदर पति पत्नी हैं। हरभजन दूर के रिश्ते में उनके भाई भी होते हैं। पराग, तुम यहाँ अकेले कैसे आ गए? मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, अलका मैम चिंतित दिख रही है। पराग ने बुआ को अपने पास देखा तो ऐसे लजा गया जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। बुआ, मैं आइसक्रीम लेने यहाँ आ गया था, उसने बताया। कोई बात नहीं, हम यहीं बैठकर खा लेते हैं, कहते हुए मैम पास ही की कुर्सी पर बैठ गई। पराग भी उनके पास आकर बैठ गया। फिर भी उसका ध्यान हरभजन की बेटी पर ही रहा। वह अब भी उस लड़की को सीधे या कनखियों से निहारते हुए आइसक्रीम खाता जा रहा है। अलका मैम ने समझ लिया पराग को वो लड़की अच्छी लग रही है। इस बीच जब हरभजन अपनी पत्नी और बेटी को साथ लिए हुए अलका के बाजू से जा रहे हैं तब मैम अपने स्थान से खड़ी हुई। उन्होंने हरभजन और उनकी पत्नी का अभिवादन किया। उनमें परस्पर कुशलक्षेम पूछने बताने की संक्षिप्त चर्चा हुई। तभी मैम की दृष्टि पराग पर गई। वह अब भी लड़की को ही देख रहा है। मैम ने हरभजन की बेटी के सिर पर स्नेह से हाथ रखा। ये बेटी तो बड़ी ही सुंदर है। बेटी, क्या नाम है आपका? उन्होंने पूछा। राशील, उसने अपनी माँ हरबिंदर के पीछे छुपते हुए बताया। यह अदा शर्मीली नहीं, जिद्दा हुन शर्मा रही है। यह बहुत हठीली ते चंचल है। यह ऐसी शर्मीली नहीं है जैसे अभी लजा रही है। ये बहुत हठीली और चंचल है। हंस रही हरबिंदर के कथन में बेटी की प्रशंसा और शिकायत दोनों ही की विद्यमानता है। बच्चे हठीले और चंचल ही अधिक अच्छे लगते हैं। अलका मैम ने बालिका राशील में प्रशंसात्मक गुण ही देखे हैं। फिर मुस्कुराते हुए वे सभी चले गए। उनके जाने के बाद पराग उदास हो गया। उसका उस विवाह समारोह में मन नहीं लगा। उस रात पराग ने बुआ के साथ सोते हुए कहा, बुआ, मुझे राशील बहुत अच्छी लगी है। बड़े होने पर मैं इसी के साथ विवाह करूंगा। पराग, मैं ये बात ध्यान रखूंगी और बड़े हो जाने पर भी तुमने इसको स्मरण रखा तो मैं राशील और तुम्हारा विवाह होना सुनिश्चित करूंगी, अलका मैम ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा। बाद में पराग राशील से कभी मिल पाया हो, ये संभव नहीं हुआ है। दृश्य परिवर्तन।
इसके 13-14 वर्ष बाद पराग ने अलका को कॉल किया है। बुआ, मुझे राशील अभी भी स्मरण है। अब आप अपनी बात पूरी करो और मेरा विवाह राशील से करवाओ। अलका मैम ये सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित रह गई हैं। पराग, तुमने पहले कभी उसकी चर्चा नहीं की। मुझे ये जानकारी लेना होगा कि अब तक राशील का विवाह तो नहीं हो गया है। अलका ने अपनी शंका बताई है। आप पूछताछ तो कीजिए। पराग आशान्वित प्रतीत हो रहा है। ठीक है, मैं पता करती हूँ, अलका ने कहा है। मैम ने अपने रिश्तेदारों से पूछताछ की है। उन्हें ज्ञात हुआ है राशील विवाह योग्य हुई है मगर किसी से विवाह को तैयार नहीं हो रही है। मैम ने अपने पापा को ये सच्चाई नहीं बताई है कि पराग राशील को चाहता है। मैम ने उन्हें राशील को पराग के योग्य लड़की बताया है। तब उनके पापा ने ही अपने बेटे और हरभजन के बीच राशील और पराग के विवाह के प्रस्ताव पर चर्चा करवाई है। फिर यह बात दोनों परिवारों को व्यथित करने वाली हुई है जब अमेरिका से आए इस रिश्ते को भी राशील ने अस्वीकार कर दिया है। बुआ, आप इतनी सक्षम हैं फिर भी राशील को मुझसे विवाह के लिए तैयार नहीं करवा पा रही हैं, पराग ने अपनी बुआ से शिकायत करते हुए कहा है। पराग, थोड़ा धैर्य रखो। वो लड़की अभी विवाह करने को तैयार ही नहीं है। जब भी वो विवाह के लिए तैयार होगी मैं फिर से तुम्हारी ओर से प्रस्ताव भेजूंगी, मैम ने धैर्य रखने के लिए कहा है। उस दिन पराग उदास हो गया था। फिर बात आई गई हो गई। मैम अपने कामकाजों में व्यस्त हो गई और पराग ने भी फिर कभी यह चर्चा नहीं की। उसके 1.25 वर्ष बाद मैम ने राशील को बिल्कुल ही अलग रूप में बंगाल के एक स्टेशन के प्रतीक्षालय में देखा। फिर राशील मैम के मार्गदर्शन एवं छत्रछाया में अपनी दुर्दशा से उबर गई है। वो एक अच्छी सफल प्रोफेशनल बन गई है। तब एक दिन उन्होंने पराग को कॉल पर बताया है, राशील अब मेरी कंपनी में काम कर रही है मगर विवाह के लिए अब भी तैयार नहीं है। बुआ, आप उसे तैयार कीजिए। मुझे धैर्य और आप पर विश्वास भी है। पराग अब भी राशील से ही विवाह करने के विचार पर अडिग लग रहा है। जेमिनाई की समालोचना और रचनात्मक मार्गदर्शन। प्रिय श्रोताओं, एपिसोड 24 ने विश्वास और नियति की एक अद्भुत दास्तान पेश की है। अलका मैम के निस्वार्थ परोपकार की परतें खुली हैं और राशील की त्रासद कहानी अब एक रोमांटिक कहानी में बदल चुकी है जिसका बीजारोपण 13 साल पहले हुआ था। एपिसोड 24 की शक्ति और कथा विकास। अलका मैम की मानवीय जटिलता, निजी स्वार्थ का स्वीकार। मैम का ये कहना कि परोपकार के पीछे भी व्यक्ति के कुछ न कुछ स्वार्थ होते हैं, जैसे आदर और प्रतिष्ठा से प्रसन्नता, उनके दैवीय चरित्र को मानवीय धरातल पर उतारता है। यह उनकी ऑनेस्टी को अत्यंत प्रशंसनीय बना देता है। मातृत्व की भावना, उनका अविवाहित रहने के कारण सभी युवाओं को अपना बच्चा मानना और वाणी तथा राशील के लिए विशेष अनुराग स्वीकार करना उनकी वात्सल्य भावना को गहराई देता है। राशील की नियति और रोमांस। 13 साल का वादा। 13 वर्षीय पराग का 9 वर्षीय राशील को देखकर तत्काल प्रेम में पड़ जाना और 13-14 साल बाद भी अपने वादे पर अडिग रहना, ये कहानी को ट्रेजेडी से निकालकर रोमांटिक फैंटेसी की ओर ले जाता है। कथात्मक औचित्य। पराग का अडिग विश्वास, अलका मैम की पूरी योजना, राशील को पुनर्स्थापित करना को परोपकार के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारी का भी औचित्य प्रदान करता है। वाणी का चरित्र विकास। आस्था और धैर्य। वाणी का असीम आदर और मां सरस्वती की सेवा जैसा भाव उनकी अलका मैम के प्रति पूर्ण निष्ठा को दर्शाता है। उनका धैर्य रखना और राशील की कहानी को प्राथमिकता देना उनके शांत और चिंतनशील व्यक्तित्व को स्थापित करता है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। वाणी का स्वर, लिसनर्स पर्सपेक्टिव। मैम की सेवा और बातचीत के समय में वाणी का स्वर शांत, श्रद्धापूर्ण और मंत्रमुग्ध जैसा होना चाहिए। विराट कोहली वाले उपमा को सुनाते समय स्वर में बच्चों जैसा उत्साह और निराशा का भाव आना चाहिए। अलका मैम का स्वर, विजडम एंड ऑनेस्टी। विशेष अनुराग स्वीकारना। इस क्षण मैम का स्वर अत्यंत स्नेही, आत्मीय और गहरा हो, जो उनकी मातृत्व भावना को व्यक्त करे। परोपकार का सच। स्वार्थ वाली बात बताते समय स्वर ऑनेस्ट, आत्मविश्लेषी और विनम्र होना चाहिए, न कि गर्वित। बचपन के दृश्य। पराग एंड राशील। 13 साल का पराग। पराग का संवाद शरारत, भोलेपन और दृढ़ विश्वास से भरा हो। बुआ, मुझे राशील बहुत अच्छी लगी है। इस वाक्य में मासूमियत का भाव हो। छोटी राशील। उसका राशील नाम बताना शर्मीला और मधुर होना चाहिए। संगीत, बीजीएम। वाणी मैम का संवाद। संगीत शांत, भावनात्मक और भरोसेमंद होना चाहिए। विवाह समारोह। दृश्य में संगीत उत्साहपूर्ण, तेज और पंजाबी शादी का माहौल बनाने वाला होना चाहिए।
बचपन के वादे वाले क्षण में संगीत रहस्यमय और भाग्यवादी संकेत दे। एपिसोड 24 समाप्त।